नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। यहां पर हम इस समय ग्रेट इंडिया प्लेस नोएडा का जो मॉल है उसके ठीक बाहर खड़े हैं और यहां पर आपको आज तक का वो धुन भी सुनाई देगी, क्योंकि आज हमने सारा इंतजाम आपके लिए यही किया है कि पूरी तरीके से आज तक इस मॉल में पहुंचा है। क्योंकि कभी भी जब बजट आता है सबके मन में सवाल ये उठता है कि सस्ता क्या महंगा क्या। तो आज अगले 1 घंटे में तमाम एक्सपर्ट्स के साथ और लोगों के साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपको सस्ता महंगा का पूरा आइडिया हो जाएगा। सीधे इस मॉल के भीतर चलते हैं और एक एक करके हम बातचीत करनी अपनी शुरू करते हैं। जो सिक्योरिटी की प्रक्रिया रहती है उसका पूरा पालन करते हुए हम यहाँ से निकले। यानी कि आजकल जो चीजें बदल गई हैं, यानी कि फीवर आपका देखा जाएगा और आपकी सिक्योरिटी के साथ साथ ये दोनों दोहरी सिक्योरिटी की बात हो जाती है। और देखिए जीआईपी में सीधे यहाँ पर ये बस भी मौजूद है जो आज तक, भैया चल सकते हैं ना आपके साथ मॉल के भीतर। ये आपके लिए एक बड़ी आसान सवारी होती है। हम अपने गेस्ट तक पहुंचते हैं इसे लेकर और देखिए पूरी व्यवस्था हमने यहां पर की है आपके लिए। और यहां हम आपको ये बताते हैं, धीरे धीरे भैया चलिए आगे चलिए। तो क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं, क्या महंगी हुई है। मॉल इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यहां पर आप खरीदने आते हैं और वो सस्ती हो गई हैं। यानी कि जो कपड़े आप खरीद सकते हैं या फिर जो जूते हैं, गहने अगर आप खरीद रहे हैं, अब वो कितना सस्ता हुआ है, क्या इतना सस्ता हुआ है कि उससे आपकी जेब पर वाकई असर पड़ेगा, आपको खुशी मिलेगी, आप शॉपिंग कर सकते हैं, ये चीजें आप जानना चाहते होंगे। इसके साथ ही बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जो इस बार बजट में की गई। हम बूस्टर डोज वाला बजट इसे कह रहे थे। देखिए गणतंत्र दिवस समारोह की अभी भी जो डेकोरेशंस हैं वो यहाँ आपको दिख रही हैं। तो आपको तिरंगे के साथ आज तक का रंग यानी कि लाल सफेद और ये पूरे मॉल के भीतर जिस तरह से इस समय उम्मीदों में, अपेक्षाओं में लोग मौजूद हैं, किस तरह से उस बूस्टर की प्रतीक्षा कर रहे थे और वो बूस्टर डोज मिली कि नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। मोटे तौर पर चूंकि आज तक सवेरे से यहाँ पर इस समय ये दिखा रहा है कि बजट में क्या क्या निकल कर आया है। क्रिप्टो करेंसी है अगर, या फिर जो आरबीआई की डिजिटल करेंसी है, वो सारी चीजें, वो सारे निर्णय आपके जीवन पर क्या कोई असर डाल सकते हैं। टैक्स को लेकर कुछ नहीं हुआ, यानी इनकम टैक्स को लेकर जीएसटी के भारी भरकम कलेक्शन की बात हुई है। तो ये चीजें आने वाले दिन में किस तरीके से इस रूप में परिवर्तित होती हैं कि आपके जीवन पर कोई प्रभाव डाल सके, ये चीज समझने की जरूरत हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये कपड़ों की दुकानें, किताबों की दुकानें, पीछे आगे चश्मे की दुकानें, लेकिन हमारा जो गंतव्य है हमारा सबसे पहला गंतव्य है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा रुक रुक कर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग उस तरफ इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जरा ये देखा जाए कि जो चमड़े की चीजें बताई जा रही हैं, बेल्ट्स, जूते, बैग्स, इन सारी चीजों का क्या भविष्य है। यानी कि वो चीजें अगर बजट में कही गई हैं कि ये चीजें आपको सस्ती मिलने वाली हैं, तो कितनी सस्ती। अब देखिए तेजी से अब हम पहुंच रहे हैं जहां पर पहले एक्सपर्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। और ऐसी चीजों में क्या होता है ना कि टैक्स एक्सपर्ट, भले ही देखिए इनकम टैक्स के हिसाब से आपको कोई अच्छी खबर न मिली हो, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट क्या कहता है वो जरूरी हो जाता है। और यहां नीचे, ठीक नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी। कैसे हैं सर आप? चलिए मैं बस से उतरूं अपना। ये आमतौर पर बच्चों के लिए होता है इसलिए सीढ़ियां भी बड़ी छोटी सी हैं, लेकिन मजा यही है कि आप, बजट कैसा है, बूस्टर डोज मिल गया? हाँ, फ्यूचरिस्टिक बजट है। इसका रिजल्ट आएगा 2-3 सालों में। गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 साल और बढ़ाया, स्टार्टअप में बढ़ाया, यूल सी थिंग्स। अच्छा, मैं तो छोटी छोटी खुशियों की अभी बात कर रही हूँ। ये सामने ही जूते की दुकान है और बड़े रंगीन जूते यहाँ पर दिख रहे थे मुझे। जूते बताए गए सस्ते हो रहे हैं। सर टाइम कितना हो जाता है? बजट में बोला सस्ते हो जाएगी, दुकान पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा मैम, उसके अभी जो कंपनी प्रोसेस होता है तो होता ही है, जितना भी टाइम लगेगा उसका एग्जैक्ट। लेकिन अच्छा है, आप लोगों को एक्साइटमेंट हो रहा है अभी बजट के बाद? बिल्कुल। और लोग आएंगे तो शॉपिंग के लिए? हाँ मैम। तो ये इन छोटी खुशियों की बात, क्योंकि ये सबके जीवन को प्रभावित। एक आदमी अगर खरीदने आता है तो सेल्समैन के चेहरे पर चमक आ जाती है। उनको पैसे चाहिए थे जेब में कॉमन आदमी को खर्चने के लिए, उसमें अभी कॉमन स्लैब पे भी कोई चेंजेस नहीं हुए। तो जो नॉर्मल पब्लिक है उनको अभी इन हैंड कैश नहीं बढ़ा, लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी, सस्ते हो भी जाए तो भी उसे खरीदें कैसे? नहीं,
लेकिन अगर हम देखें कि अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी हिंदुस्तान में, बिकॉज मेक इन इंडिया वाला है, और जब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो चीजें सस्ती होती है। जो हम इनपुट्स के ऊपर ड्यूटी कम हुई है, इसका मतलब है जो भी हम घरेलू उत्पादन कर रहे हैं उन सब पे चीजों सस्ती होंगी। तो जब चीजें सस्ती होंगी तो ऑटोमेटिकली कॉमन मैन के पास पैसा बचेगा। इन्फ्लेशन अभी हाई है, बिकॉज आप देखो कि 2 साल से गवर्नमेंट खर्च रही है, बिकॉज कोरोना के लिए पब्लिक फैसिलिटीज पे, वैक्सीन पे सब खर्च रही है, तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा हुआ है। अब इस साल उन्होंने थोड़ा सा कम करा है पिछले सालों से, और जो कोरोना से जो भी पीड़ित था, जो भी गवर्नमेंट के खर्चे हो रहे थे, उनको थोड़ा सा लगाम लगाइए, थोड़ा सा कम करा है। और आप देखेंगे इनका इम्पैक्ट जब सब चीजें हिंदुस्तान में बनने लग जाएंगी, चीजें सस्ती होंगी, इन्फ्लेशन कम होगा, तो ऑटोमेटिकली कॉमन इंसान के पास जेब में पैसा ज्यादा होगा खर्चने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि भले ही घोषणाएं आज की हैं, लेकिन प्रक्रिया ये लॉन्ग टर्म 2-3 साल, क्योंकि आप देखेंगे कि हर चीज का, जैसे उन्होंने कहा नहीं मेक इन इंडिया का आप इम्पैक्ट देखोगे, हिंदुस्तान के पास आज की डेट में तीसरा, वर्ल्ड के 30 में ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल है आफ्टर यूएस और चाइना, स्विट्जरलैंड और चाइना के बाद। इसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। अब चीजें उत्पादन हिंदुस्तान में ज्यादा हो रहा है, अब चीजें हिंदुस्तान में बनने लग गई हैं, और जैसे जैसे हम आत्मनिर्भर बनते जाएंगे, हमारा जो फॉरेन करेंसी का लॉस होता है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट, ये चीजें कम होंगी। और इसी से जब हम इन्फ्लेशन कम करते हैं तो कॉमन मैन के पास पैसा एक जैसे ये बोर्ड यहाँ पर लगा है, सेल 50% ऑफ, ये इसमें अप टू कहीं नहीं लिखा है। तो क्या होता है कि जब हम बजट की प्रतीक्षा करते हैं तो हम यही इंतजार करते हैं कि ये अप टू जैसी चीजें ना वहां पर रहे, जो चीज कह दिया गया है वो सीधे तौर पर हमारी जिंदगी में वैसा ही असर लेकर आए। दूसरी चीज ये होती है कि बजट जब भी चुनाव के समय आता है तो जो विरोधी दल है वो एक पेपर लेके बैठे रहते हैं कि क्या क्या लिखें कि ये पॉपुलिस्ट है केवल। वो चीजों से बच पाया है ये बजट या नहीं? बिल्कुल बच पाया है। अगर आप देखोगे पॉपुलिस्ट बजट तो हमारे को 2024 की शायद इंतजार करनी पड़ेगी। आप देखोगे अभी राज्य के जो चुनाव हो रहे हैं उसको देख के नहीं, उसके लिए नहीं करा, क्योंकि अगर आप देखो ये पूरा हिंदुस्तान का बजट है। अभी 5 राज्यों में अगर चुनाव हो रहे हैं, हम 5 के हिसाब से नहीं बजट बनाते, ये पूरा हिंदुस्तान को देख के बजट बनाया गया। और इसका जो रिजल्ट है वो आप यूथ देखो जो स्टार्टअप में कर रही हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग देखो जो लोग बनाना चाहते हैं, इन सब पे इम्पैक्ट आएगा। एंड जल्द, इसका इमीडिएट नहीं आएगा, लेकिन 2-3 सालों में आप इसका इम्पैक्ट देखोगे। और आई थिंक 24 में जो उसका रास्ता बन रहा है, और ये अभी नहीं, ये अगर आप देखेंगे पिछले बजट में भी उन्होंने बोला, इससे पिछले भी, ये सारा ये राष्ट्र इनका रोड मैप है जिसके ऊपर वो फॉलो कर रहे हैं। एंड इफ पर्सनली आप पूछो तो इससे फ्यूचरिस्टिक बजट, इट विल हैव एन इम्पैक्ट। अगर हिंदुस्तानी के नाते आप देखोगे तो ये अच्छा बजट है। मतलब आपको बूस्टर डोज वाला लगा ये? अब बूस्टर डोज नहीं लगा कि किस तरह इसका इम्पैक्ट उसी टाइम होता है। बूस्टर डोज नहीं लगा, मुझे वैक्सीनेशन वाला लगा। वैक्सीनेशन वाला बजट लगा, क्योंकि देखिए ना कितना बदल गई है शॉपिंग। हर जगह आप ये फुली वैक्सीनेटेड सेल्समैन के बारे में लिखे रहते हैं, तो पूरा वो रौनक तो रहता ही है, लेकिन जो लोग उतनी संख्या में निकल कर नहीं आते हैं, लोगों को निकलने के लिए प्रेरित किया है या नहीं? दूसरी चीज है कि कहीं फाइन प्रिंट में हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कुछ समझ सकें, वैसी चीजों के बारे में समझ सकें। हम आपके अभी शायद संपादक उन्हीं से कुछ सुन रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली कि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, यूएस भी नहीं, कि जो डिजिटल आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दे रहा। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें, हम इतना ज्यादा 75,000 स्टार्टअप, सिद्धार्थ जी ने कहा था, और ये बहुत अच्छी बात एक्चुअली, और मैं वाकई रिपीट करने लायक बात है। उन्होंने बताया था कि अमेरिका भी अभी हाथ से लिखे हुए आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स दे रहा है, लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो आपको ई सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, जो हमारे सबके मोबाइल्स में रहते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि उसी लिए आप ई पासपोर्ट की भी बात आज सोच रहे हैं। तो अब से कुछ देर पहले हम यहीं से अपनी, और आगे यहाँ से हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा, यहाँ से पूरी आज तक ने व्यवस्था की। आप देखिए यहाँ पूरा मॉल और आज तक। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तो बूस्टर डोज नहीं, वैक्सीनेशन वाली बजट आप कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें और हमारी अपनी आवाज भी यहाँ पर गूंज रही है लेकिन कपड़े, जूते, गहने भी बताए जा रहे हैं, जो हीरा, सोना, ये सारी चीजें सस्ती होंगी। पर ये सस्ती कितनी सस्ती होती है? इतनी होती है कि इम्पैक्ट डाल सके? देखो, ये अगर आप देखोगे महंगाई दरें भी, ये धीरे धीरे आपको इम्पैक्ट फील होने लग जाता है। जब आपके इनपुट जो चीज उससे बनाती है वो चीज सस्ती होती है, तो ऑटोमेटिकली जो फाइनल गुड का प्राइस कम होता जाता है, तो इसका इम्पैक्ट भी आएगा और हर चीज पे आएगा। गवर्नमेंट चाहती ये है कि हम इनपुट्स के ऊपर करें और जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाएं, तो उन्होंने सिर्फ कस्टम ड्यूटी के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करी है। बाकी अगर आप देखेंगे जो रहते हैं, चाहे कैसी छेड़छाड़?
छोटा मतलब इनपुट पे कम करके आउटपुट पे ज्यादा लगा के ये सब चीजें छोटी मोटी चेंज करें। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या दिखेगा? चीजें सस्ती होंगी। जब आपके इनपुट के ऊपर ड्यूटी कम है तो आपको बनाने, अपने घर में बनाने में चीजें सस्ती पड़ी करेगी रेदर देन इंपोर्ट करने के लिए। तो देयर विल बी मोर। अब आप देखो कि वो ग्रीन फ्यूल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के लिए बात कर रहे हैं। और आप देखोगे कि पर्पस ये है कि वी शुड, इंडिया इज अ यूथ कंट्री। अगर यहाँ पे काफी ज्यादा यूथ है तो उनके लिए स्टार्टअप, उनके लिए डिजिटल, दे आर मोर फेमिलियर देन। स्टार्टअप्स का जिक्र तो किया गया, ये बताया गया कि देखिए पहले इतने हुआ करते थे और अब इतने ज्यादा हो गए हैं। ये बहुत उत्साहित करने वाले आंकड़े, बहुत उत्साहित करने वाले आंकड़े इसलिए भी हैं कि अगर आप देखोगे 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न हिंदुस्तान के बन चुके हैं और मोर ऑन डिजिटल स्पेस। और पिछले साल जितने स्टार्टअप्स हुए हर डिस्ट्रिक्ट में, कल मैं प्री बजट पढ़ा था तो 500 से करीब ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक स्टार्टअप बना है पिछले साल में। और पिछले साल में जो बना है वो पिछले 5 साल से ज्यादा है। तो आप देखोगे कि स्टार्टअप इज समथिंग विच इज न्यू। अच्छा, तो हम अब अगले फ्लोर की तरफ बढ़े उससे पहले देखिए ज्वेलरी का भी हम जिक्र कर रहे थे। हालांकि ये तो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहेंगे, लेकिन सोना, हीरा, और जब ऐसे समय में इसकी बात होती है जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो इसमें थोड़ी थोड़ी बदलाव भी होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लोगों पर असर डाल देते हैं। लेकिन वो पेशेंस वाली चीज भी होती है। बजट में हम लोग एक तो बहुत क्विक फिक्स सॉल्यूशंस क्या हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसे समय में जब 2 साल हमने कोविड का असर झेला हो इकोनॉमी ने, और दूसरी चीज है कि इनकम टैक्स में वाकई क्या कुछ नहीं हो सकता था? देखो, इनकम टैक्स में हो सकता था। और अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने 2 साल कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने काफी खर्चा करा। और जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो उनको कहीं से पैसा भी लेना है। तो गवर्नमेंट अगर सिर्फ अभी से लेना है नहीं, अगर देखो, अगर ये एक चीज है, नॉर्मल बजट, घर का बजट है, कहीं से पैसे आएंगे और खर्चेंगे, गवर्नमेंट ने खर्चना है। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे पे, क्योंकि उनको पता है 2 साल कोविड में खर्चा करा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी करा है, वो एक साथ कम नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा हाथ खींचेंगे। और जब गवर्नमेंट के पास सरप्लस होगा या वो कहीं से बेनिफिट दे सकते होंगे, तभी ही कॉमन मैन पे आएगा। अगर आप देखेंगे अभी सिर्फ 2% जनता ही कंप्लायंट और टैक्स पे कर रही है, तो उनको 98%। एग्रीकल्चर, अगर वो कहने वाली बात ये भी है कि वो कहते हैं कि 50% जनता अर्बनाइज्ड हो जाएगी आने वाले 5 सालों के अंदर। अच्छा। तो मतलब अगर हम देखें तो फोकस शिफ्ट होएगा एग्रीकल्चर से जब दूसरे सेक्टरों पे। अभी एग्रीकल्चर फोकस है, उन्होंने बहुत सोच उन्होंने किसानों के लिए करा, जो कि इसका इम्पैक्ट हम कॉमन मैन, अगर हम शहरों में रह रहे हैं तो शायद फील ना करें, लेकिन डेफिनेटली जो गाँव में रह रहे हैं वो लोग असर फील करेंगे। बहुत शुक्रिया आपसे, एक फ्लोर आपके साथ हमने यहाँ पर घूमा, बहुत कुछ समझा। फिर मुलाकात आपसे आगे होगी, लेकिन अभी हम जरा अगले फ्लोर की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक मॉल के भीतर जैसे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग चीजें यहाँ पर होती हैं, वैसे ही अलग अलग बातें भी यहाँ पर हम करें। तो आपने मुख्य तौर पर जो लोग, मैं ये भी कहूँ कि जो यंगस्टर्स होंगे, अगर वो कपड़े, जूते, बेल्ट्स, एक्सेसरीज ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं, या फिर बाकी ये ढूंढ रहे होंगे ज्वेलरी कैसी, कितनी सस्ती मिलने वाली है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम जरा यहाँ पर जिक्र अब करें। और हमारे अगले एक्सपर्ट यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। तो अभी जो राय हमने अपने दर्शकों के सामने रखी उसमें कहा कि ये बूस्टर वाला बजट नहीं है, ये वैक्सीन वाला बजट है, क्योंकि धीरे धीरे असर दिखाई देगा। आपका एनालिसिस क्या है? बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही सही मायने में इस बजट का विश्लेषण किया गया है कि ये वैक्सीन वाला बजट है, बूस्टर वाला नहीं है। क्योंकि जितने भी सरकार ने घोषणाएं करी है वो सारी घोषणाएं धीरे धीरे अपना असर दिखाएंगी। जैसे चाहे आप बात करो कि अभी कुछ सस्ता इमीडिएटली कुछ होगा कि नहीं होगा, मुझे कितना टाइम लगता है, 1 महीना और ज्यादा? नहीं, आप देखिए इसमें कम से कम 1 से 2 साल का इम्पैक्ट आएगा। इसमें हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म, महंगा तो फटाफट हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, महंगा फटाफट हो जाता है। पर अगर आप देखिए बिजली सस्ती होने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में काफी घोषणाएं हुई है सरकार की। दूसरा, अगर आप देखिए मोबाइल फोन के जो पार्ट्स हैं उनमें ड्यूटी कम हो रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट कंज्यूमर पे आएगा। बट हो सकता है 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो दिखना शुरू हो 2-3 महीने बाद हो सकता है। हाँ, लोग अपनी प्लानिंग करें तो 2-3 महीने बाद वो हो सकता है। और तीसरी अगर आप बात मुझसे पूछें तो जो एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट ने काफी सारी जो घोषणाएं करी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्होंने नए नए रूल्स लेके आए, तो एक्सपोर्ट जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें काफी ग्रोथ दिखने को मैं आशा करता हूं। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें पिछले 8 महीनों में अब तक की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करा गया है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सपोर्ट्स भी काफी आगे बूस्ट मिलेगा। जैसे ये ट्रैवल कंपनी हमें दिख रही है यहाँ पर, हम ये भी देखें कि पर्यटन पे बहुत असर पड़ा, चाहे हम होटल्स को देखें या फिर एयरलाइंस को देखें, वो तो हर बार सबसे पहली गाज तो उन्हीं पर गिरती है।
उस हिसाब से कुछ था बजट में या फिर शायद अनाउंसमेंट्स में नहीं? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो मेन अनाउंसमेंट में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया गया है, जिसकी बहुत उम्मीद थी सरकार से कि कोविड का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हॉस्पिटैलिटी और ट्रेवल इंडस्ट्री को हुआ है, पर उस पर कोई भी सरकार ने कोई भी इमीडिएट इम्पैक्टफुल घोषणा नहीं करी है। बट मैं आशा करता हूं कि सरकार इसका भी ध्यान रखेगी। जो मीडियर घोषणाएं होती रही हैं उनसे कोई प्रभाव इस पे, या हो सकता है इसलिए बजट में नहीं टच हुआ हो, या फिर पूरी तरह से इग्नोर ही हो गया? देखिए, पिछले 1-2 साल में जितनी भी घोषणाएं सरकार ने करी है उनका फोकस रहा है मैन्युफैक्चरिंग, राइट। सर्विस सेक्टर शायद प्रायोरिटी रहना था, सर्विस सेक्टर थोड़ा इग्नोर ही हुआ है। अच्छा। पर मैं आशा करता हूं कि जैसे अपने जो कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने भी घोषणा करी थी कि हम सर्विस सेक्टर के लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं, तो बजट में कुछ खास सर्विस सेक्टर के लिए नहीं था, बट मैं आशा करता हूं कि बजट के बाद में वो सर्विस सेक्टर के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं करें, क्योंकि उनके लिए तो रिकवरी का और कोई तरीका यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं, कोई उनके लिए डायरेक्ट जैसे ही लोग घूमते हैं उसे रिवेंज टूरिज्म कह दिया जाता है, कहा जाता है कि घर में बैठो, क्योंकि कोविड के नए नए लहर आ जाते हैं। तो अगर अज्यूमिंग कि हम अपना नया नॉर्मल कहते हैं इस चीज को कि आपको अब कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही रहना होगा, तो आई थिंक उस सर्विस इंडस्ट्री को भी कुछ ऐसा चाहिए, कोई न्यू नॉर्मल चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। वर्क फ्रॉम होम को इनेबल करने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए सरकार को कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करने चाहिए थे। हमें अभी तक हमने डिटेल में बजट देखा नहीं है, देखते हो सकता है कुछ फाइन प्रिंट में हो उसके बारे में, पर अनाउंसमेंट में सच कुछ उन्होंने नहीं किया। लास्ट ईयर डिफेंस को लेकर बहुत हंगामा हुआ, बाद में पता चला कि नहीं, वो प्रावधान पढ़े नहीं गए थे। तो ये जो मोबाइल्स की बात हम कर रहे थे, ये मोबाइल की दुकान के बगल से भी हम गुजर रहे हैं इस समय, एक्सेसरीज, अगर वर्क फ्रॉम होम की हम बात करते हैं या बच्चों के घरों में पढ़ने की बात करते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर उस हिसाब से ध्यान दिया जाए। और अगर आप बता रहे हैं कि 2-3 महीने में हम उम्मीद कर सकते हैं सस्ता होने की, तो मुझे लगता है कि कुछ चेहरों पर तो मुस्कान आएगी। हाँ बिल्कुल। अगर आप देखिए, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के पास खड़े हैं, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी घोषणाएं करेंगी सारी कंपनियां कि मोबाइल फोन सस्ते होने वाले हैं, चार्जर सस्ते होने वाले हैं, एक्सेसरीज सस्ती होने वाली है। तो एक ये यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कंज्यूमर के फेस पे मुस्कान आएगी। मोबाइल फोन, बिकॉज मोबाइल फोन आज सब यूज कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी है और इसका इम्पैक्ट सीधा होने वाला है। इनफैक्ट मॉल की जगह मोबाइल फोन ने ले ली है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिएगा आप, हम घर बैठे सारी जो परचेजिंग है वो घर बैठे कर लेते हैं, और मॉल पे कोविड की वजह से लोग इतने आ नहीं रहे हैं। बट देखिए, धीरे धीरे होता है कि न्यू नॉर्मल में हम सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे। मॉल पे आने वाले मॉल पे भी आएंगे, जो घर पे बैठे हैं वो घर बैठे भी ऑर्डर करेंगे। और गवर्नमेंट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। सर इधर आइए, जरा हम आज तक की रौनक भी दिखाएं कि मोबाइल के भीतर किस तरीके से आज तक नजर आ रहा है। हाँ। सो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने नोट करी होगी इस बजट में कि गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है। चाहे वो आपका हो डाकघर को बैंक से जोड़ना, चाहे डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन देना। पर ये डाकघर को जोड़ना, ये पुरानी घोषणा नहीं थी। देखिए, पुरानी घोषणा बहुत सालों से रिक्वेस्ट चली आ रही थी कि डाकघर जो है अभी डिजिटल वर्ल्ड में उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं रहा है, तो कैसे हम डाकघर को यूटिलाइज करें, पोस्ट ऑफिस को कैसे यूटिलाइज करें, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब लोगों की पासबुक, जो सेविंग अकाउंट होते थे, जो अलग अलग से वो अपनी तरह तरह की डाकघर की स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते थे, अब गवर्नमेंट ने क्या करा है कि उसको जोड़ देंगे डायरेक्ट बैंक अकाउंट के साथ। तो आपका डाकघर भी एक स्मॉल बैंक की तरह हो जाएगा। तो अगर जिन जगहों पे छोटे छोटे गाँव में हम देखते हैं कि बैंक नहीं है पर डाकघर जरूर मिलेगा आपको, तो वहां पे भी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और बैंक से सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो सकता है। तो वो एक कनेक्टिविटी जो गवर्नमेंट ने करी है डाकघर और बैंक में, मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी घोषणा है और बहुत अच्छा प्रयास है। डाकघर की जो कैसे डाकघर को सरवाइव करने के लिए सस्टेनेबल कदम उठाए जाए, एक बहुत अच्छा बात सही है, क्योंकि सस्ता महंगा दरअसल वो सिर्फ चीजें नहीं होती हैं जो हम एक बाजार में आके जिसे खरीद सकें। जो कतार में अंतिम खड़ा व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, उसके लिए उसके हिसाब से क्या सोचा जा रहा है या नहीं, या फिर देखिए ना, दिव्यांगों के लिए भी जो कदम उठाए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं, हेल्थ और एजुकेशन, इस तरह की चीजों को लेकर कुछ हुआ है, कुछ आया है सामने, या फिर कोविड की वजह से, क्योंकि समय समय पे कुछ न कुछ बताया जाता है, ये उसमें ही कवर हो गया है। एजुकेशन पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करी है कि सरकार 200 चैनल नए इंट्रोड्यूस करने वाली है सिर्फ एजुकेशन पे। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एक स्टार्ट किया, पहले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं घर पे बैठे बैठे एजुकेशन
अभी तो शहरों में तो फिर भी वर्चुअल क्लासेस की फैसिलिटी है, पर अगर आप गांव में जाके देखेंगे तो वहां पे बच्चे 2 साल से स्कूल ही नहीं गए हैं। तो अब सरकार सोच रही है कि मैं चैनल के माध्यम से, क्योंकि टीवी हर घर में है, पर स्कूल में वर्चुअल इंटरनेट की भी वैसी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, चाहे कुछ भी कहा। ठीक बात है। तो टीवी के माध्यम से सरकार जो एजुकेशन के 200 नए चैनल लाने वाली है, तो मेरे हिसाब से जो शिक्षा पे जो जोर है सरकार का, उसके हो सकता है रिजल्ट कुछ 1-2 साल में दिखे, पर एटलीस्ट ये कदम मेरे हिसाब से बहुत ही सराहनीय कदम है। जब मैं जाता हूँ छोटे छोटे गाँव में, बच्चे 2 साल से स्कूल का मुंह नहीं देखा है, एक दूसरे से मिले नहीं है, अब इस चैनल के माध्यम से उनको डायरेक्ट एजुकेशन दी जाएगी, तो एक बहुत ही अच्छा कदम मैं बोलता हूँ सरकार का है जी। और उसमें तो देखिए अभी तो खैर एक अलग ही बहस चल रही है कि स्कूलों को खुला रखना चाहिए, तो ये तो एक अलग चीज हो जाती है। और 1 फरवरी का दिन है, तो आज बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे कक्षाओं जो स्कूल हैं वो सब खुल गए हैं, तो वो चीजें तो हैं अपनी जगह, लेकिन इस तरह का कि जो स्कूल्स खोले गए हैं उससे फायदा है। और स्वास्थ्य लेकिन कम से कम घोषणाओं में नहीं सुनाई दिया। हाँ, इतना कुछ जोर नहीं दिया गया था। और हम ये भी आशा कर रहे थे कि जो इनकम टैक्स की डिडक्शन है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो तो कुछ उसमें बढ़ावा किया जाए, पर उसका ऐसा भी कुछ उन्होंने किया नहीं है। तो जो बजट के अलावा सरकार करती रही है कोविड प्रोटोकॉल्स के लिए या फिर मेडिकल इंडस्ट्री के बूस्ट के लिए, वो उन्होंने पहले से ही जो इंसेंटिव स्कीम सरकार ने निकाली है, तो आई थिंक वहां से उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। बजट में स्पेशली उसके लिए कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं सुनने में नहीं आया है। लेकिन वही होता है कि जो आपका बजट रहता है उसमें वो इतना विस्तृत होता है कि आप बहुत सारी चीजें हैं जो प्रमुख चीजें हैं वो यहाँ पर हम सुन लेते हैं, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो आपको धीरे धीरे एक एक करके, और वो हम आज तक पर आपको दिखा भी रहे हैं कि जिस तरीके से एक एक करके वो चीजें पता चलती हैं, वैसे वैसे वो चीजें हम सामने रखते हैं। एक चीज और अब समझा दीजिए जरा, ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या चक्कर हुआ है? टैक्स लगेगा, मतलब क्या ये लीगैलिटी है? लोग तो अभी तक डर रहे थे अभी तक उसमें पैसे डालने से कि पता नहीं कब सरकार कह दे कि ये आज से अवैध है, मोदी जी आगे कह दें। देखिए, क्रिप्टो करेंसी पे सरकार ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं करी है। सबसे पहला, आरबीआई खुद अपना डिजिटल करेंसी लेके आ रही है, तो सरकार ने बोला कि भैया मेरी पहुंच हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, तो रादर देन लोग बाहर की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी यूज करें, मेरी करेंसी यूज करेंगे। तो वो एक उन्होंने रेगुलराइज कर दिया है क्रिप्टो करेंसी को। बाकी प्राइवेट कंपनियों को नहीं, अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी जारी करके कि आप जो पैसा यूज करते हैं, जो पेपर बेस्ड पैसा यूज करते हैं, अगर आपने देखा होगा बजट भी पेपरलेस था आज, तो वैसे ही बोल रहे कि मैं जो करेंसी है वो पेपरलेस लेके आऊंगा। तो ये सरकार ने एक कदम उठाया जिससे क्रिप्टो करेंसी को इनडायरेक्ट। ये जो आरबीआई वाली डिजिटल करेंसी है और जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक ही चीज है? देखिए, डिजिटल करेंसी अगर आप देखिए, क्रिप्टो करेंसी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको भी लोग एज ए टेंडर यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो उनकी जो प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। अब जैसे सरकार ने टैक्स लगा दिया 30% डायरेक्ट क्रिप्टो, पहले भी इनकम टैक्स सब लोगों को देना पड़ता था, पर अब क्रिप्टो करेंसी पे एक स्पेसिफिक टैक्स लग गया है कि आपको कोई खर्चे में हम डिडक्शन नहीं देंगे, आपको सीधा 30% टैक्स देना पड़ेगा, और जिस बैंक के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहां पे भी आपका 1% टीडीएस कट जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से देखेंगे वो मार्केट स्लैश होने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई बहुत ही रेगुलेटेड प्रोविजंस नहीं थे उसके। आपने इसका असर स्टॉक मार्केट पे भी देखा होगा, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ स्टॉक मार्केट नीचे चला गया, और उसके बाद में जैसे जैसे लोगों ने विश्लेषण करना शुरू किया, उन्होंने देखा कुछ चीजें पॉजिटिव हैं। सो फॉर एग्जांपल देखिए, आप पावर कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं। ऐसे ही जैसे जैसे लोग फाइन प्रिंट पढ़ते जाएंगे, देखेंगे कि उनमें क्या क्या उद्घोषणाएं हुई है, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। पर क्रिप्टो करेंसी का जहां तक आपका डायरेक्ट सवाल था, मेरा आंसर ये है कि जो बूस्ट क्रिप्टो करेंसी को मिला था बिना किसी टैक्सेशन रिजीम के, स्पेशल टैक्सेशन रिजीम के, अब उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और सरकार ने बोला कि यूज करना तो मेरी करेंसी यूज करो, बाकी क्रिप्टो करेंसी यूज मत करो। तो मतलब ये एक्चुअली ज्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा कई लोगों के लिए, जो अभी तक ये रिस्क ले रहे थे, उनके दोस्त शायद उन्हें बोल रहे हो कि अरे पता नहीं कब क्या निर्णय आ जाए, वो आज थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गए होंगे कि मतलब जब ये सरकारी ही हो रहा है तो क्या मतलब मेरे दिमाग का जो असमंजस है वो सही है या नहीं है, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। देखिए, पिछले कुछ 15 से 20 दिनों में जो भी क्रिप्टो मार्केट को फॉलो करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं था, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे, एक मार्केट से एक स्टॉक एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में खरीदते बेचते थे, तो उससे काफी उनकी आमदनी हो जाती थी।
पिछले 15-20 दिन से 1 महीने से उसमें कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं था, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि अंदेशा था कि कुछ न कुछ सरकार लेके आएगी क्रिप्टो के लिए। अब देखिए जैसे ये क्रिप्टो का स्पेशल टैक्स आ गया है तो इसका इम्पैक्ट आप देखना क्रिप्टो मार्केट में दिखना शुरू हो जाएगा। जीआईपी मॉल में इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के, और यहां से हम आपको बजट का पूरा विश्लेषण आपकी भाषा में आपके सरोकार की बातें बता रहे हैं। तो 2 मंजिलों का सफर तय करके हमने बहुत तरह की बातें यहां पर की हैं, मसलन ये कि मोबाइल आपको 2-3 महीने के इंतजार के बाद कुछ सस्ते मिलने लगेंगे, आप कपड़े और जूते वगैरह जो चीजें हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी चीज हुई कि जो पर्यटन जैसी चीजें हैं वहां पर कुछ हुआ नहीं। सर्विस सेक्टर, एक तरह से कहें तो सर्विस सेक्टर में कुछ हुआ नहीं। रोजगार की भी बहुत सारी आंकड़े तो सामने आए, लेकिन अब वो सरकारी होगा, स्टार्टअप होगा। यहाँ पर देखिए अंजना यहाँ पर है। हाँ। सुबह से कितने बजे से? सुबह 7 बजे से लगातार। और उसके लिए आपको घर से कितने बजे? 1 घंटे का कोहरा था। अरे कोहरा छोड़ो अंजना, ये बताओ कि 1 घंटे का जो ब्रेक मेरी तरफ से मिलने वाला था, जो अब आधा ही घंटा रह गया, कुछ दिखा मॉल में? हमारे ब्रेक में आपने खलल डाल दिया है। अभी लगातार 9 बजे रात तक बुलेटिन करना है। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी बातें हैं, देखिए राजनीतिक रूप से अगर इस बजट को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अटैक शुरू कर दिया ममता बनर्जी। राहुल गांधी ने कहा है कि आपने मध्यम वर्ग के लिए, आपने जो गरीब है उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने किसानों के लिए नहीं किया है, आपने जो बेरोजगार है देश के उनके लिए। ममता बनर्जी कह रही है कि रोजगार के मुद्दे पर आपने नहीं कुछ कहा है। तो राजनीतिक रूप से, हालांकि बीजेपी को हमेशा कहा जाता है कि आप एक इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करते हैं, लेकिन चुनावी बजट तो इसे अभी तक कोई एक्सपर्ट नहीं कह रहा है। तो वो एक नहीं, पर अगर वो हो जाता तो चुनावी बजट पॉपुलिस्ट कहा जाता है इसे, और अगर नहीं हुआ है तो ये कहा जा रहा है कि ये तो 2024 के लिए अपनी बातों को। लेकिन 2-3 चीजें थी जो एक्सपर्ट्स इशारा कर रहे थे कि आपने जीएसटी में रिकॉर्ड कलेक्शन किया। हाँ। आप धन्यवाद भी कह रहे हैं टैक्स पेयर्स को। आप कह रहे हैं कि हमने जनवरी के महीने में 1,40,000-45,000 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया है। हाँ। और आप लाख से इनकम ऊपर टैक्स देने वालों पर दया नहीं आई। हाँ, लेकिन दया नहीं आई। 2.5 लाख पर ये स्लैब कब से एग्जेम्पशन लिमिट का रुका हुआ है। हाँ। आपने उसको आगे बढ़ाने की नहीं की। जीएसटी पर हालांकि फेडरल चीजें हैं, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस पर लेकर जो सरकार अपनी तरफ से 18% हर साल लेती है, उसको लेकर लोगों का, एक्सपर्ट्स का कहना था कि आप क्या उसमें कुछ करेंगे। तो उस पर डायरेक्टली कोई भी बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलते हुए दिख रहा है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। और सर्विस सेक्टर को लेके भी कह रहे हैं। देखिए बहुत सारी, अगर हम मॉल्स को ही देख लें तो जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं आपको बंद होती दुकानें भी उसमें दिख जाएंगी। ये कोविड के दौर में बहुत ज्यादा हुआ है। किसी भी मार्केट प्लेस में हम लोग देखते हैं तो वहां पर शटर डाउन बहुत सारे दिख जाते हैं। तो अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे, और इसको बचाने के लिए, इसकी मदद करने के लिए क्या सरकार को थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करना चाहिए? क्या इन प्रावधानों में, हमने अभी नहीं सुना पर मुमकिन है फाइन प्रिंट में वो हो, इन चीजों का भी अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि अब तो पेपरलेस कर ही दिया निर्मला सीतारमण ने, और पेपरलेस उन्होंने पिछली बार ही कर दिया था। इधर आ जाइए तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, पेपरलेस उन्होंने पिछली बार ही कर दिया था। उनके पास रिकॉर्ड है 2 घंटे 40 मिनट भाषण देने का। आज भी काफी लंबा ये बजट चला, हालांकि उतना नहीं है, लेकिन टैक्स वर्ड कई बार आया, लेकिन टैक्स रिबेट की बात नहीं आई। आपने सर्विस सेक्टर की बात की। देखिए वीकेंड कर्फ्यू, लॉकडाउन तो कंप्लीट नहीं लगा, यानी गाड़ी चल रही थी, झटके से इसको रोका नहीं गया, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू के जरिए रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया। उनके लिए, व्यापारियों के लिए जो दिक्कतें आई हैं वो दिखता है आमतौर पर। लेकिन ये भी होता है कि हमने जो बूस्ट इकोनॉमी में देखा, वो जब एक बार बाजार बीच में खुले तो लोगों ने विद वेंजेंस, जिसे अंग्रेजी में कहते थे, कि लोगों ने खूब खरीदारी की, उससे एक इजाफा आया, अर्थव्यवस्था में बूस्ट आया। लेकिन एक बार फिर से जो प्रोजेक्शन ग्रोथ रेट का है उसको लेकर सकारात्मक ही रवैया दिख रहा है जो सरकार का। जिन्होंने कहा 8 से 8.5% ग्रोथ रेट की बात आर्थिक सर्वेक्षण में की गई थी, लेकिन बजट में एक बार फिर उसे बढ़ा दिया गया। तो कुल मिलाकर अभी तक हेडलाइंस को लेकर, क्योंकि संपादकों को आज बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि हेडलाइन क्या देना है आपको इसमें। अभी तक तो चल रहा है काम, आप बता देंगे ये किया, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया। क्योंकि जो आपको हेडलाइन इसके लिए देना होगा, पिछली बार जो उन्होंने बजट पेश किया था उसको लेकर वो खुद भी कह रही थी कि सेंचुरी का सबसे अच्छा बजट है, बहुत सारे बदलाव किए गए थे। लेकिन इस बार बजट को लेकर एक जो स्थिति दिख रही है वो ऐसे ही दिख रही है। मतलब आपने नल को खोला भी है, लेकिन बहुत ज्यादा बहाव भी नहीं है। खर्च में भी आप जो एक्सपेंडिचर में 39.45 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा सडन इंक्रीज नहीं है। आप 37-38 लाख के आसपास पहले ही एक्सपेंडिचर कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, तो उसको लेकर भी बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। संपादकों को सबसे ज्यादा मुश्किल होगी कि इसको अगर आपको कुछ शब्दों में हेडलाइन देनी है, कैप्शन देना है, तो आप क्या देंगे? हाँ, एक लॉन्ग टर्म बजट इसे कह सकते हैं। एक बार फिर वही है कि बहुत लंबा दायरा आपने चुन लिया है कि अगले आने वाले 10
15 सालों में किस तरीके से क्या चीजें बदलेंगी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा लोगों के भीतर, चूंकि आपने 2 साल ऐसे देखे हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा चुनिंदा सेक्टर्स को छोड़कर जिनके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ा होगा और जो किसी तरह की राहत नहीं चाहते होंगे, तो वो सारे लोग तो कुछ क्विक फिक्स सोल्यूशन ढूंढते हैं, कुछ ऐसा ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा बदले, अचानक बदले कि लगे कि सरकार ने आपको आकर थाम लिया है। वैसी एग्जैक्ट चीजें नहीं थी, पर क्या ये सिर्फ मिडिल क्लास के साथ हुआ? क्योंकि मिडिल क्लास को देखकर कहा भी जाता है कि रूलिंग पार्टी इस समय जो है वो मिडिल क्लास को बहुत उससे बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेती है। ये चीजें जरूर कही जाती हैं, लेकिन इसमें सवाल ये है कि वही कि अगर किया जाता तो वो एक पॉपुलिस्ट बजट होता। आज जो किया गया है उसको लेकर इकोनॉमिस्ट कितने एक्साइटेड हैं। अंजना, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही हमारे एक एक्सपर्ट ने कि जो इस बजट में आप बूस्टर डोज वाली इसे कह रहे हैं, ये दरअसल वैक्सीन वाली है, क्योंकि इसका असर धीरे धीरे नजर आएगा और लंबा चलेगा। बूस्टर नहीं है कि एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा। हाँ। एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा। देखिए, हम लोगों ने भी यहाँ पर मास्क इसीलिए उतारा है कि हमें दोनों डोज लगे हैं। हमने इसे शुरू से ही नाम दिया था क्या ये बूस्टर डोज वाला बजट होगा। हाँ। लेकिन अभी तो वैक्सीन कराकर हमारे सारे गेस्ट भी आरटीपीसीआर टेस्टेड हैं और आ रहे हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा मॉल का भी नजारा दिखाइए। लोग यहाँ पर चारों तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। अब देखिए, इस मॉल में आज तक अपना शो कर रहे हैं तो लोग भी यहाँ पर फुटफॉल ज्यादा होगा, लेकिन दुकानें भी काफी हद तक खुली हुई हैं। अभी तक अगर दिल्ली में हम देखें तो श्वेता, ऑल्टरनेट शॉप्स को खोला गया था, तमाम पाबंदियां धीरे धीरे हटाई जा रही हैं, अब उनको भी खोल दिया गया है। अर्थव्यवस्था में किस तरह से यहाँ पर अपवर्ड ग्रोथ होगा, इतना तय कि चुनावी बजट नहीं है। सिंपल है ये कि चुनावी बजट तो ये नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये नॉन बजट है? क्योंकि सुपर बजट जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। क्या बहुत ही मध्यम तरीके से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लॉन्ग टर्म प्लान बना रही है निर्मला सीतारमण, ये सब कुछ दिख रहा है। कृषि के क्षेत्र में देखिए, इस बार जो सरकार ने किया है, जब वो आवंटन करते हैं अलग से कि हम एमएसपी डायरेक्ट बेनिफिट, धान और गेहूं दोनों के जो किसान हैं उनको वो कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनको करेंगे एमएसपी के तौर पर। ये एक बड़ा वादा किया गया है। अब उसको कैसे वो करते हैं, कितनी तेजी से, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव में आपने कवर किया होगा, देखा होगा, कई किसान कहते थे हमारे तो मोबाइल पे मैसेज आया जी इतना रुपया आया है। हाँ। जो किसान सम्मान निधि है उससे सीधा उनके खातों में पैसा जा रहा था और उनको मैसेज आ रहा था। क्या उस पर एमएसपी को लेकर जोर दे सकती है? क्योंकि कृषि कानून और उसके बाद जो आंदोलन हुए उससे उत्तर प्रदेश में मानना तो पड़ेगा कि चुनाव है, लेकिन उससे अब वो क्या जो बड़े किसान है या जो नेता वर्ग है किसानों का, वो एक अलग राह कर रहे हैं और सरकार अपने तरीके से सीधा, यही वो चीज है। 5G ऑक्शन की भी शुरुआत हो गई है, उसके बारे में भी बोल दिया गया है। तो आप सोचिए, हाथ में डेटा अगर आपके पास रहता है तो अक्सर बेरोजगार होने का जो डर, भय और मुश्किल होती है वो भी आप भूल जाते हैं। तो उसको भी एनकैश करने का बहुत, मोबाइल तक पहुंचने की बहुत कोशिश सरकार ने की है। हर व्यक्ति और उसके हाथ में मोबाइल, और मोबाइल के जरिए कैसे सरकार सीधा लोगों को फायदा पहुंचाए, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक फायदा है जो सरकार उठाती हुई। और शुरुआती ही जो घोषणाएं थी ना, उन्होंने बहुत हद तक एक इशारा किया मोटा अनाज की जो बात होती है। अब देखिए, कई चीजें हैं, महंगाई कभी किसी मतलब सब्जियों फल से आप सीधे तौर पर वैसे नहीं देखते हैं, लेकिन तेल या फिर दाल को देख लें आप, तो वहां पर महंगाई रहती है। लेकिन अब जिन अनाजों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और गंगा जी के 5-5 किलोमीटर दोनों तरफ जिस खेती की बात की जा रही है, उसका क्या एक लॉन्ग टर्म प्लान है? उससे क्या ये कोशिश है कि जो मुख्य, जो जिससे आपको एमएसपी वाले जो फसल है, वो अनाज है, वो नहीं, बल्कि उनके बियॉन्ड आप जाएं, ताकि एक फिर महंगाई को डील करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान को देखें, या फिर बाकी किसानों को भी उस हिसाब से टारगेट करें? क्योंकि किसानों की नाराजगी जो सिर्फ चुनावों तक नहीं सीमित रहेगी, यहाँ पर चुनावों के आगे भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे और किसानों के मुद्दे भी सिर्फ चुनावी होते नहीं है। तो उन चीजों को आपको अगर एड्रेस करना है, उन चीजों को अगर आपको देखना है, तो उसके लिए ऐसे प्रावधान जरूर रखने होंगे जिसका इस समय आकलन भले एक अलग दृष्टिकोण से किया जाए, लेकिन आने वाले समय में उसका आकलन अलग हो जाता है। और देखिए, ये जो इस समय ये रुपया लगाकर हम चल रहे हैं, इसे भी डिजिटल कर दिया है। मुझे लगता है कि ब्रोच के जगह हम लोग सिर्फ ऐसे ही डिजिटल बटन रख सकते हैं। वो डिजिटल हुआ है, उसका क्या मायने है? क्रिप्टो करेंसी वाले लोग बहुत ज्यादा इस समय चिंता में है कि क्या होने वाला है। टैक्स तो लग गया, टैक्स तो दे ही रहे थे, लेकिन अब एक तरह से सरकारी मुहर भी है और जो आप कर रहे हैं वो फिर भी मेन स्ट्रीम नहीं है। तो देखिए, ये ड्रोन्स का इस्तेमाल, तकनीक और डिजिटल पुश, ये सरकार ने हर पैमाने पर, हर स्तर पर करने की कोशिश की है। बीटिंग रिट्रीट पे अगर ड्रोन आसमान में हिंदुस्तान की ताकत को बुलंद कर रहे हैं, तो ड्रोन से वो कह रहे हैं कि अब खेतों तक हम पहुंचाएंगे, हम आपको फर्टिलाइजर स्प्रे से लेकर। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है? क्रिप्टो करेंसी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? हाँ,
इन्वेस्ट भी करा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना है क्रिप्टो करेंसी? पैसा कितने लोगों ने लगाया है? 2-3 लोग, बहुत कम ही लोग। आपने भी लगाया है क्रिप्टो करेंसी में, तभी इतनी चिंता में भाग के आ रहे थे। 30% जाएगी अब कमाई पर। तो देखिए ये भी एक दिलचस्प तरीका है डिजिटल रुपया। देखिए इसका नाम इतना कठिन था कि बहुत सारे लोग इस पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते थे कि अरे क्रिप्टो करेंसी अभी नहीं पहुंचा है लोगों तक। लेकिन आप अगर अपनी तरफ चारों तरफ निगाहें उठाकर देखें तो ये सामान्य लोग हैं या आम लोग हैं, और इसमें से कितना बड़ा वर्ग है जो क्रिप्टो करेंसी जानता है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। 1% टीडीएस, और दूसरी तरफ अगर आपकी उससे कमाई होती है तो 30% उस पर टैक्स लगा दिया गया है। तो सरकार का उस पर रुख भी है। अब वो डिजिटल रुपया भी लेकर आएंगे तो इसमें खुद ये मतलब ये सरकारी क्रिप्टो हो जाएगा एक तरह से। तो ये प्रोग्रेसिव होकर डिजिटल चीजों में ये सरकार अपने आप को काफी इन्वेस्ट करती है, उसमें खपाती है। वो कह रहे हैं कि हम डिजिटल रुपया लेकर आएंगे। चेहरे की निराशा भी थी 30%। आप अगर मायूस हैं कितने लोग? 30% कमाई पर पैसा लगेगा क्रिप्टो के? नहीं है कि हैं? पर हाथ हिलाने से नहीं होगा। खुश हैं कि नाखुश हैं? नाखुश है। आप हटिए, आगे से हटिए। नाखुश हैं? अच्छा चलिए, ये बता रहे हैं नाखुश हैं। हम लोग दूरी बनाकर इसलिए रख रहे हैं कि कम से कम कोविड प्रोटोकॉल का हम लोग ये कर सके। लेकिन आपको एक क्लिप मिल रहा होगा, इतने लगभग 50-100 लोग यहाँ पर होंगे, उनमें से 20 लोगों ने कम से कम कहा कि वो क्रिप्टो को जानते थे। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि उनको नुकसान का अंदेशा है जो 30% टैक्स कमाई पर लग गई है। तो ये भी एक मेन स्ट्रीम में आप बजट के दिन क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, डिजिटल रुपया सरकार लाने की, डिजिटल पुश भी है उनका। तो दूसरी तरफ ड्रोन को भी मेन स्ट्रीम करके वो कह रहे हैं कि अगर वो विजय चौक पर, राजपथ पर बीटिंग रिट्रीट में होगा तो वहां से हम इसको किसानों के खेतों तक भी ले जाएंगे। अच्छी बात तो है कि पाकिस्तान जैसा देश देखिए वो ड्रोन का इस्तेमाल किस चीज के लिए करता है, तो हथियार ड्रॉप करने के लिए, ड्रग्स पहुंचाने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर जो युवा दिमाग है वो ऐसे इनोवेशंस भी करता है और उसके बाद उनका प्रयोग भी इस तरीके से किया जाता है जो देश की बेहतरी के लिए हो। और इसीलिए डिफेंस सेक्टर में जब हम देखते हैं कि सिर्फ एक स्वदेशीकरण का नारा नहीं चल रहा है, बल्कि वहां पर वाकई उस तरह का आवंटन है। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ही देख लीजिए, जो पूरे डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हुआ है और उसमें जिस तरह के मेक इन इंडिया का पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, डीआरडीओ की तरफ से जो मिसाइलें या फिर टैंक्स या फिर फाइटर्स पर काम चल रहा है, उन सारी चीजों को अगर पैसों का समर्थन मिल जाता है, बजट में वो आवंटन मिल जाता है, तो वो देश की सेनाओं को सशक्त करता है। आप कभी भी किसी भी सेना के लिए ये बेहतरीन होता है कि आपकी जरूरतों के हिसाब से बनाया जाए और उसमें इस तरह के फीचर्स हो जो दुनिया का कोई देश समझ ना पाए। वरना फ्रांस से अगर आप खरीद रहे हैं तो आपका दुश्मन भी खरीद सकता है, उसे मालूम है आप क्या स्पेसिफिकेशंस के साथ अपने हथियार ले रहे हैं। तो ये चीजें डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा, देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा अहम रहेंगी। लेकिन एक बार फिर अगर मोटे तौर पर इस बजट को देखा जाए तो आज का आज आपके जीवन में कोई परिवर्तन हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए जरूर आपको एक बेहतर समय दिखा रहा है। बिल्कुल 9.2 एक बार फिर से ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। महामारी से उबरने के लिए जिस तरह से एक रास्ता बनाया गया है, इसको लॉन्ग टर्म ही कहा जा सकता है, लॉन्ग टर्म बजट। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि कल जब आर्थिक सर्वेक्षण आया तो ये सवाल उठा 8 से 8.5 का आप ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्यों 9.2 जो एनओसो ने प्रेडिक्ट किया था आप उससे नीचे आए हैं। लेकिन एक बार फिर से वही ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट कर रही है निर्मला सीतारमण भी। कुल मिलाकर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास, आत्मनिर्भर भारत पर काफी जोर दिया गया है। कई इंसेंटिव स्कीम्स है जिसमें ये कह रहे हैं कि सीधा दावा कर रही है सरकार कि आत्मनिर्भर भारत का जो रिस्पांस है उससे हम एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़ करेंगे और 60 लाख नई नौकरियां। 2 करोड़ का वादा पिछली बार किया था और वही रोजगार बेरोजगारी, यही मुद्दा सबसे ज्यादा विपक्ष उठाता रहा है। तो यहाँ पर वो 60 लाख बेरोजगार हैं और 60 लाख नौकरी दी जाएगी। 60 लाख नौकरी का दावा ही कहा जा सकता है। दावा ही कहा जा सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत पर अच्छा खासा सरकार का रहा है कि वो इसको करेंगे। जो पीएम की ज्यादातर योजनाएं थी उसको लेकर एक बार फिर से स्ट्रेस दबाव उस पर एक तरह से निर्धारित दिख रहा है ये पूरा बजट। पीएम गति शक्ति जो योजना है उसको लेकर कई नई ट्रेनों का जो वंदे भारत ट्रेनें हैं उसमें इजाफा किया गया है, कार्गो टर्मिनल्स में इजाफा किया गया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर जोर ये सरकार दे रही है। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में कैसे हम जो ये बराबरी करें, क्योंकि ये 20 से 21 का प्रोजेक्शन है ऑक्सफैम का, जिसमें वो कह रहे हैं कि 4 करोड़ लोग हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे गए हैं। तो 40 वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग भी हुए हैं 40 लाख जो अरबपति बन गए हैं। अब ऐसे में जब अरबपति, ये जो फासला है हमेशा ये अमीर और गरीब के बीच का, अगर ये फासला ही सबसे बड़ी परेशानी हिंदुस्तान की शुरू से रही है कि एक अमीर
इंडिया, रिच इंडिया और वहां गरीब भारत, तो इस फासले को, इस खाई को अगर सरकार पाट सके तो उस पर बहुत ज्यादा नेशनल हाईवेज को लेकर, उस नेटवर्क को लेकर 25,000 किलोमीटर की बात की गई है 22-23 में, 20,000 करोड़ उसके लिए मोबिलाइज किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे जो उनकी योजनाएं हैं उसको लेकर, और खास तौर पर जो ड्रोन्स है उसमें किसान ड्रोन्स उसको नाम भी दे रहे हैं। तो किसानों को भी किसी न किसी तरीके से छूने की कोशिश है, लेकिन इसी के जरिए कितना उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इससे डैमेज कंट्रोल में फायदा मिलेगा, ये अभी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन बजट का टाइम इस बार ऐसा था, चुनाव आयुक्त से, मुख्य चुनाव आयुक्त से एक पत्रकार ने ये सवाल भी सीधा पूछा था कि बजट होगा, चुनावी हो गया तो क्या होगा। तो डायरेक्टली कुछ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, चाहे वो एमएसपी का सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भुगतान हो या फिर ये किसान ड्रोन्स, इसके जरिए एक प्रोजेक्शन जरूर उनके नेताओं को मिला है। एक और चीज जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, गन्ना भुगतान, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका सबसे बड़ी दिक्कत थी। इसको लेकर वो इसमें तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अमित शाह गृह मंत्री वहां जाकर कह रहे हैं कि हम इसको मैनिफेस्टो में डालेंगे कि अगर तय वक्त पर आपको नहीं मिलता है गन्ना का भुगतान तो ब्याज के साथ इसे मिलेगा। हालांकि राकेश टिकैत चैनल पर कह रहे थे कि इसका पहले से प्रावधान था, आप सुनिश्चित क्यों नहीं कह रहे, लेकिन इसको बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में बड़ी बात ये होती है कि नियम तो आप बहुत सारे बना लेते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कैसे होता है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आज देखिए, एक तो लड़ाई ये होती है कि सरकारी नौकरी ही क्या सिर्फ लोग करेंगे, क्या प्राइवेट नौकरियां नहीं होती हैं। नहीं, इसमें सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि सरकारी नौकरियों में अगर रिक्त पद हैं तो क्या उन्हें नहीं भरा जाएगा। कोविड की वजह से 2 साल से बहुत अलग अलग क्षेत्रों में भर्तियों पर रोक लगी हुई है, जिसमें अभी हाल में हमने रेलवे का पूरा हंगामा देखा था, लेकिन उसी तरीके से जो डिफेंस का क्षेत्र है, जो फौज है हमारी, वहां पर भी रिक्त पद बहुत सारे हो गए हैं, वहां पर फ्रेश रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी, और वो उम्र निकलती जाती है, तो अगर नौकरियों की घोषणा होती है, अगर बेरोजगारी को दूर करने की घोषणा होती है, तो उसमें भी आप एक फासला 1.25 करोड़ और 60 लाख के बीच का देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो जरूर इस समय लोगों के जहन में रहेंगी। लेकिन अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आकर ये कहती हैं कि 75 साल का भारत हुआ है, लेकिन 100 साल का जब हिंदुस्तान होगा उस समय किस तरह की तस्वीर रहेगी, तो आपको एक दूसरे शब्द में वो बता देती है कि 25 साल का हमारा ये बजट है, 25 साल के प्लान के साथ।